बड़ा दिन है आज, आधी आबादी को पूरा हक मिलने जा रहा है। महाविजय लोकसभा में हो चुकी है महिला आरक्षण बिल की और आज राज्यसभा में भी जीत तय है। तो महिला आरक्षण बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 11 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो यही महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर चर्चा शुरू की जाएगी। चर्चा के लिए आज 7.5 घंटे का समय तय कर दिया गया है। कल लोकसभा में आपने देखा था चर्चा शाम 6 बजे तक के लिए पहले से तय की गई थी, लेकिन फिर शाम के वक्त समय को और बढ़ाना पड़ा। तो राज्यसभा में फिलहाल 7.5 घंटे का वक्त तय किया गया है। महिला आरक्षण बिल महाविजय लोकसभा में हो चुकी है, राज्यसभा में जीत तय है और आधी आबादी को पूरा हक मिलने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम, बड़ा कदम जिसे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है मुमकिन हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति की वजह से ही। आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो इस बिल के समर्थन में कल लोकसभा में हमने देखा किस तरीके से वोट करता हुआ नजर आया कि जो कुल वोट कास्ट हुए उसमें 454 यस और सिर्फ 2 जो ना में पड़े हैं। कुल मिलाकर वोटिंग के समय विपक्ष साथ, लेकिन कुछ सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें कोटे के भीतर कोटे की मांग विपक्ष की तरफ से रखी जा रही है और साथ ही साथ फौरन इस बिल को लागू कर दिया जाए, ये मांग भी अपनी दोहराता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। तो महिला आरक्षण पर बहस के दौरान अब एक और बहस चल रही है और बहस ये कि बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान किसने सबसे ज्यादा किया। बीजेपी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं शांतनु ठाकुर, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने तो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया था। कांग्रेस ने बाबा साहेब को जानबूझकर चुनाव में हरा दिया था। सुनिए जरा। महिलाओं को अब 33% आरक्षण मिलने की मंजूरी हो गई है लोकसभा में और राज्यसभा में भी इंतजार खत्म ही हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर जी। कितना बड़ा दिन है और कितनी बड़ी सफलता है सरकार के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल जो बिल पास हुआ है ये एक सराहनीय दिवस है, क्योंकि पिछले जमाने में बहुत सोचा गया था, बहुत कुछ करने को था लेकिन हुआ नहीं। ये आके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक बहुत बड़ा फ्यूचर के लिए सोच है, क्योंकि वही देश जागरूक होता है जहां का माताओं का जागरूक होता है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, इसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मेघवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, इतना बड़ा बिल ला के कल पास करो। मेघवाल जी की बात की, उन्होंने कहा कि B.R. अम्बेडकर जी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या है मतुआ समाज का कंट्रीब्यूशन इसमें और कहां पर सीधा छीटाकशी कांग्रेस पर आ रही है? नहीं, एक्चुअली बात ये होता है कि कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर को लेके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जिताया, लेकिन ये सरासर झूठ है। क्योंकि आप अगर बिफोर पार्टीशन 1946 में अगर देखिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया का पार्ट चल रहा था, उस समय में बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने खुद सोचे थे कि उनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बनना है, क्योंकि भारतवर्ष को कुछ देना है उनको। ये जो पांडित्य उनके अंदर है, ये एक्चुअली कांग्रेस ने रियलाइज नहीं किया। ये रियलाइज किया तब के समय में एक पिछड़ा वर्ग, हमारे मतुआ समाज का। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं लोकसभा में और वहीं राज्यसभा की कार्रवाई इस समय शुरू हो गई। और उस स्वर्णिम फल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे,
देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। अब एक मिनट, सभी दलों के नेताओं ने कल समर्थन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका आभार व्यक्त कर दिया, और सदन के नेता जब आभार कर दे तो पूरा सदन का आभार होता है। माननीय सदस्यगण, इसके बाद माननीय सदस्यगण, 21 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी राष्ट्रों और लोगों के बीच सुश्री इंदुबाला गोस्वामी, डॉक्टर कानीमोजी एनवीएन सोमू, सुश्री कविता पाटीदार, श्रीमती महुआ माझी, डॉक्टर कल्पना सैनी, श्रीमती सुल्ता देव, they all will have occasion along with the panel to be on the chair for some time and emanate a message to the larger world that they were in commanding position at a time when this historic theater epochal change was taking place. Papers to be laid on the table, Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Chairman, sir, I wish to lay on the table of the House the papers mentioned against serial number 1 against my name in the today's revised list of the business. Thank you, sir. Shrimati Meenakshi Lekhi. Honorable Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name as serial number 2B in today's list of business. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, Shri Vivek Thakur. मैं शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन संबंधी 356वां प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत करता हूं। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, श्री भुवनेश्वर कालिटा। I rise to present a copy of the 149th report in English and in Hindi on implementation of Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. ब्रह्मांड के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास करते आए हैं। इस सदन के माध्यम से मैं इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों और भारत के लोगों को बधाई देता हूं। भारत विश्व कल्याण के लिए अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास रखता है। इसलिए हमने चंद्रयान 3 की सफलता को विश्व के वैज्ञानिक समुदाय और पूरी मानवता को समर्पित किया है। हमारे प्रज्ञान रोवर ने हमें चंद्रमा पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों की मौजूदगी सहित अन्य अमूल्य जानकारी भेजी है, जिससे अंतरिक्ष के बारे में मानव ज्ञान में वृद्धि होगी और भावी अभूतपूर्व खोजों का मार्ग
प्रशस्त होगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना उचित होगा। एक ऐसा दिन होगा जो हमारी भावी पीढ़ियों को जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं रखने और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के पद चिन्हों को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिए जाने का भी स्वागत करता हूं। ये नाम हमारी सदियों पुरानी विरासत के सम्मान के साथ हमारी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं और प्रयासों के प्रतीक हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में प्रगति जारी रखते हुए चंद्रयान 3 की सफलता के 10 दिनों के भीतर हमने 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला हमारा पहला वैज्ञानिक मिशन है, जिससे सूर्य के भीतर होने वाली भौतिक प्रक्रियाओं और पृथ्वी पर उनके प्रभाव के बारे में जानकारी में वृद्धि होगी। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम होने के साथ ही भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति के उदय और हमारी प्रतिभा और क्षमता के प्रतीक हैं। इन दोनों मिशनों में बड़ी संख्या में महिला वैज्ञानिकों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है, जिससे नए भारत में महिलाओं के योगदान का पता चलता है। इन दोनों मिशनों को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो बात दूसरों से अलग करती है, तो लोकसभा में आप देख रहे हैं वहां पर चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर चर्चा, और वहीं राज्यसभा में चर्चा आज होनी है महिला आरक्षण बिल पर। इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा से यह बिल पास हो गया है, राज्यसभा में आज चर्चा, लेकिन राजनीति जो है वो बहुत तेजी के साथ जारी है। आम आदमी पार्टी कह रही है ये बेवकूफ बनाओ बिल है, क्योंकि हो सकता है कि इसे लागू करने में 15-20 साल लग जाएं। ये कहना है आम आदमी पार्टी का। देखिए 24 में तो ये लागू होने जा नहीं रहा, ऐसे में 29 में लागू होगा, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी सामने आई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं, ये तो बेवकूफ बनाओ बिल है, क्योंकि इसे लागू करने में तो 15 से 20 साल का वक्त लग जाएगा। महिला आरक्षण बिल कल पूर्ण बहुमत से लोकसभा में पास हो गया है और आज राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी, फिर वोटिंग भी होगी। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, कल लोकसभा में पास हो गया है, आज राज्यसभा में बारी है, किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि आपने सवाल उठाया है कि इसको लागू होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि बिना दिल के अगर आप बिल पास करेंगे तो नाकाबिल कहलाएंगे, और आप इस बिल को पास करके नाकाबिल प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने आए हैं। देश की करोड़ों महिलाएं बड़ी उम्मीद के साथ पिछले 25-30 साल से इंतजार कर रही थीं कि उनको महिला आरक्षण मिलेगा, संसद और विधानसभा में उनको आरक्षण मिलेगा। लेकिन आप ऐसा बिल लेके आए जिसमें अब आप उनको अगले 25-30 साल में भी आरक्षण दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इस पर एक अंधकार लगा हुआ है, इस पर एक अंधकार के बादल मंडरा रहे हैं। तो महिलाओं का अधिकार आपने अंधकार में डाल दिया। और तो आम आदमी पार्टी को आपत्ति बेवकूफ बनाओ बिल महिला आरक्षण बिल को करार दे रही है। और इस बीच सीधे राज्यसभा लेकर चलते हैं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कदम है। मैं इस अवसर पर इस बिल के बारे में बोलने से पहले जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हमें राजनीतिक समानता मिल जाएगी,
लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी, इसको कौन दूर करेगा? आने वाली सरकारों का यह कर्तव्य होगा। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से लेकर जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में असमानता थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। उसमें महिला सशक्तिकरण भी सम्मिलित है। जैसे जनधन अकाउंट, महिला धारक बनी अकाउंट की। जैसे पीएम आवास, मालिकाना हक महिला को मिला। जैसे शौचालय, जिसको हमने इज्जत घर का नाम दिया, संविधान की प्रस्तावना में यह भी उल्लेख है सर कि हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय के साथ साथ हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी देंगे। तो ये जो शौचालय वाला विषय है, छोटा विषय नहीं है। जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर महिलाओं को बढ़ाने वाला विषय था। उज्ज्वला योजना, किसी के घर में गैस, किसी के घर में गैस नहीं है, असमानता थी, उसको दूर किया। नल से जल, किसी के घर में नल और कोई महिला दूर से पानी ला रही है। मैं राजस्थान से आता हूं, आपको भी पता है, रेगिस्तानी मेरा क्षेत्र है। मैंने महिलाओं को देखा है, मैं भी पानी लाता था दूर से जब घर में नल नहीं था। तो हमने देखा महिलाओं की क्या स्थिति है, असमानता फील्ड में। ये अगर किसी ने देखी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अब असमानता दूर की, नल से जल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लगभग 68% महिलाएं बेनिफिशियरी है मुद्रा योजना में। स्टैंड अप योजना, बैंक तो पहले भी थे सर। किसी प्रधानमंत्री ने अगर बैंकों को निर्देश दिए कि कोई भी ब्रांच होगी, उस ब्रांच में 2 अकाउंट आपको करने पड़ेंगे, 10 लाख से 1 करोड़ के। सर ये स्टैंड अप योजना है, 10 लाख मिनिमम लोन, 1 करोड़ तक, और आपको 2 अकाउंट करने पड़ेंगे, जिसमें एक महिला होगी और एक SC/ST का अकाउंट होगा। ये भी किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया सर। तो महिला सशक्तिकरण, ये चलते हुए बढ़ते हुए कदम है जिनको मैं थोड़ा गिनाना चाहता हूं। मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह से अगर किसी ने बढ़ाई 26 सप्ताह की तो नरेंद्र मोदी जी ने की सर। 3 तलाक समाप्त किया, ये सामाजिक बुराई थी, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मातृ वंदना स्कीम, हमारे जो नागरिक हैं, अंडरवेट नहीं हो, कमजोर नहीं हो, तो जिस गर्भवती महिला के पेट में बच्चा हो उसको न्यूट्रिटिव फूड मिले, इसके लिए 5,000 रुपए उसके खाते में, महिला के खाते में ही जाएंगे वो पैसे। ये मातृ वंदना स्कीम आई, सुकन्या समृद्धि योजना आई, मिशन पोषण आया, मिशन शक्ति आई, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, आर्म्ड फोर्स में महिलाओं का परमानेंट कमीशन आया। ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक उत्थान का विषय आया। जेम पोर्टल में लगभग 1.5 लाख वुमेन वेंडर पंजीकृत है। खेल 2021 टोक्यो ओलंपिक में 49% महिला एथलीटों की भागीदारी रही। तो ये सब काम ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि जब 2019 का इलेक्शन आया तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के इस भागीदारी बनी, और 2019 के जनरल इलेक्शन में जनप्रतिनिधि चुनने में महिला वोटरों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही। पुरुषों का मत प्रतिशत 67.2% रहा, वहीं महिलाओं का मत प्रतिशत 67.18 रहा। तो ये ऐसा एक करिश्मा हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कालखंड में हुआ है। आज जो मैं संविधान संशोधन जो बिल लेकर के आया हूं, उसके माध्यम से हम आर्टिकल 330 में एक अमेंडमेंट करेंगे, जोड़ा है। इसमें आप सदन अनुमति देगा तो उसमें जुड़ेगा। आर्टिकल 332 में एक सेक्शन इंसर्ट होगा, आर्टिकल 334 में एक सेक्टर इंसर्ट होगा। क्रमशः ये 33A, आर्टिकल 332A, आर्टिकल 334A, ये न्यू आर्टिकल होंगे संविधान में, जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। ये रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है।
इसमें SC/ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, इसलिए सेंसस आवश्यक है और डिलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डिलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है और वो 2026 तक फ्रीज है। तो जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, वो क्वासी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डिलिमिटेशन आयोग तय करेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। ये कमीशन सभी स्टेक होल्डर से भी कंसल्टेशन करेगा और ये व्यवस्था में आरक्षण न्यायोचित और पारदर्शिता पूर्ण प्रणाली के लिए डिलिमिटेशन का विषय आता है। बिल के स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत जब, ये SOR में है सर, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत जब 2047 तक अमृतकाल की विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ कर रहा है, तो उसमें नारी शक्ति के योगदान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बिल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। सभापति महोदय, मोदी सरकार के नेतृत्व में नारी शक्ति के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जिन योजनाओं का उल्लेख मैंने पहले किया, उसी श्रृंखला में आज का ये बिल है। और एक और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हमारा G20 का भी एजेंडा था। महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी, जैसे मैंने जिक्र किया पहले, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही है, साथ में सभी के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। आज मोदी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी समानता स्थापित कर रही है। ये सब श्रृंखला के माध्यम से, ये श्रृंखला आज जो मैं बिल लेके आया हूं, ये उससे जुड़ा हुआ ही एक कदम है। मैं एक कविता के माध्यम से मेरी बात को, आज अभी की बात को, चर्चा जो होने वाली है, उसको समाप्त करना चाहूंगा। सपने सब साकार करेंगे, सपने सब साकार करेंगे, नारी को अधिकार मिलेंगे, मातृशक्ति नेतृत्व करेगी, जन गण मन की शान बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shrimati Ranjit Ranjan. Sir, I don't believe. 10 minutes. धन्यवाद सर। 10 minutes. थैंक यू सर। एक महिला होने के नाते मैं आशा करूंगी कि आप 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे देंगे, और मैं सत्ता पक्ष को भी कहूंगी कि आज महिलाओं का दिन है। मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूं कि 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे दीजिएगा, अपनी पार्टी से दीजिएगा। सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूं। मैं भी महिला हूं और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं, जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षण का, नारी शक्ति विधेयक। तो राज्यसभा में चर्चा शुरू हो गई है महिला आरक्षण बिल को लेकर, और कानून मंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि विकसित भारत बनाने के लिए यह बिल बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्स की से महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ेगी। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से पहली वक्ता रंजीत रंजन अपनी बात रख रही हैं। अब बदल गई है ये पहचान, नारी की ना साड़ी परिभाषा, वाणी अभी भी मध्यम मधुर सी, पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा। चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊं। मुझे गर्व है कि आज सभापति की चेयर में हमारी
ओलंपियन पीटी उषा जी बैठी हैं। मेरा बचपन का सपना था, जब मैं पूजा में जाती थी और गॉड से विश करती थी, मुझे राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनना था कि मुझे पीटी उषा जी की तरह गोल्ड मेडल लेना है। एक ही बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगी कि महिलाओं के समानता के अधिकार के लिए, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हम सब महिलाओं को एकजुट होकर अपने सम्मान और अधिकार के लिए एक होना पड़ेगा। यही कह के मैं, ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और चाहती हूं कि ये आपके झोले में पिटारे में चला नहीं जाए। और ये जो 2019 का आपने झुंझुना पकड़ाया है, अगर सही मायने में आप महिलाओं को हक देना चाहते हैं तो कुछ तोड़ निकालिए और ये परिसीमन और जनगणना से पहले महिलाओं का हक उनके सामने रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री जगत प्रकाश नड्डा। सभापति महोदया, आज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 128 128वें संविधान संशोधन बिल पर और उसके समर्थन में अपने वक्तव्य को रखने वाला हूं। हम सब जानते हैं कि इस नए संसद भवन की शुरुआत गणेश उत्सव के दिन से प्रारंभ हुई और कल लोकसभा में निर्विघ्न ये महिला संशोधन बिल, नारी शक्ति वंदन बिल निर्विघ्न पास हुआ। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आज यहां भी ये किसी भी बाधा के बगैर, किसी भी विघ्न के बगैर सर्वसम्मति से 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा और सबकी सहमति इसमें मिलेगी। हम यह भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह नारी शक्ति वंदन बिल लाकर जो रिजर्वेशन का विषय काफी लंबे अंतराल से चल रहा था, उसको एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं जहां उनको धन्यवाद देता हूं, वहीं जो उन्होंने नारी के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए जो पिछले 9 साल में कार्य किए हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जिसने भारत की नारी को सुधारने में और उसकी दशा और दिशा और आगे मजबूती से समाज में बढ़े, इसके लिए बहुत ही कारगर कदम उठाए हैं। और उसी कदम में यह कदम भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नारी का सशक्तिकरण होगा और नारी को ताकत मिलेगी। शब्दों के बारे में कई लोगों का अपना अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये नारी शक्ति वंदन, यह शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है। सभापति जी, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों के मन में कुछ धारणाएं बन गई हैं, और वो धारणा यह बनी है कि जैसे हम महिलाओं पर कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ किया तो हम कुछ ऑब्लाइज कर रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। यह हमारा और आपका नहीं, ये हमारे को, हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज के में प्रतिष्ठापित किया, वह बताता है
कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्जवल रहा है। इसलिए वो पिछड़े हैं, वो असहाय हैं, वो अबला नारी, ये शब्दावली हमारी नहीं रही है। और हमने नारी को शक्ति के रूप में देखा, देवी के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाली। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, तो वो हमेशा विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। और उन्होंने G20 में भी दुनिया को बताया that it is not only women empowerment, it is a women-led development. यह भारत की सोच को प्रतिपादित करते हुए दुनिया के सामने रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के माध्यम से भी किया है। मैं जब भारतीय संस्कृति की बात करता हूं, तो भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान अगर हम देखें तो आर्थिक स्वायत्तता में हमेशा उसका स्थान रहा। उसके सामाजिक जीवन में आर्थिक स्वायत्तता रही। अध्यात्म से लेकर अध्यापन तक नारी का विशेष योगदान रहा है। और अगर हम हड़प्पन काल की भी बात करें, तो वो जो कांस्य की मूर्ति डांसिंग गर्ल है, वह बताता है कि हमारे समाज में महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता थी और कितना इंडिपेंडेंस था, यह भी उसमें से दर्शाता है। यह दीगर बात है कि कुछ हमारे, जब हम गुलामी के काल से गुजरे, मेडिवल पीरियड से गुजरे, तो उस समय पर्दा सिस्टम से लेकर के महिलाओं का जरूर कुछ जो उत्थान का स्थान था उसमें कमी आई। लेकिन भारतीय संस्कृति में उसे हमेशा ऊर्जा का स्थान दिया गया, देवी का स्थान दिया गया, शक्ति के रूप में देखा गया। और हमारे यहां शब्दावली भी वैसी है, गौरी शंकर, गिरजा शंकर, भवानी शंकर, सीताराम, राधे श्याम। अब हमको दुनिया समझाए लेडीज फर्स्ट, ये हमारे साथ एक तरीके से मजाक नहीं तो और क्या है। हमारी संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। और वैदिक काल में भी विदुषियों की कोई कमी नहीं थी। वैदिक काल में भी अगर हम देखें तो अगर जब शास्त्रार्थ आदि शंकराचार्य जी के साथ जब मंडन मिश्र जी का हुआ, तो आप जानते हैं उसमें न्यायाधीश कौन था? उसमें न्यायाधीश मंडन मिश्रा जी की पत्नी उभय भारती थी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से यजुर्वेद काल में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया और कहा गया कि राजा अगर न्याय प्रेमी है तो रानी भी न्याय प्रेमी होनी चाहिए। इतनी दूर की सोच रखी गई थी, यह भी हमको ध्यान रखना। उसी तरीके से 4th सेंचुरी में, 4वीं सेंचुरी में प्रभावती गुप्त जो इंडियन हिस्ट्री में प्रथम राज्य इन्होंने किया, वह बताता है कि महिलाओं का कितना गौरवमय इतिहास रहा है। रानी जीजाबाई जो मराठा रानी के रूप में जानी गई, उनका जो गाइडेंस थी, उनका जो डायरेक्शन था, उसने छत्रपति शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर जी को हम सब लोग जानते हैं अध्यात्म की दुनिया में, और उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने मंदिरों का नवनिर्माण किया, वह बताता है कि महिलाओं का हमारे सामाजिक और हमारे आध्यात्मिक जीवन में किस तरीके का स्थान रहा है। 1857 का हमारी क्रांति, और उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई को हम नहीं भूल सकते, उनका नेतृत्व हम भूल नहीं सकते। और यहां हमारे संविधान सदन में जो कित्तूर रानी चेन्नम्मा जी की जो मूर्ति है, वह संविधान सदन में सुशोभित होकर के वह भी भारत की गाथा और महिलाओं की गाथा बताती है। पोर्चुगीज के खिलाफ अगर कर्नाटक के महारानी अब्बक्का ने अगर लड़ाई लड़ी, तो वह भी एक अपने आप में गाथा बताती है कि महिलाओं ने किस तरीके से हमारे विकास के लिए काम किया है।
मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मॉडर्न टाइम्स में भी, आज के युग में भी अगर हम देखें, 21वीं शताब्दी जो है वो महिलाओं की शताब्दी है। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी है। और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन, वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया है। आज सॉफ्टवेयर की दुनिया में 21% हमारी महिलाएं हैं जो लीडिंग रोल में हैं। आज हम अगर इसरो की बात करें, जिसके बारे में कल परसों जयराम रमेश जी चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर हम साइंटिस्ट देखें तो फिर चाहे मार्स मिशन हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, इन सब में महिला साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी हमको ध्यान रखना। और अगर हम कहें तो सरकार की सत्ता में भी आजाद भारत में 12 मुख्यमंत्री महिलाएं बन चुकी हैं इस आजाद भारत में। इसको भी हमको ध्यान रखना। बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने वोटिंग राइट्स पाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। महिलाओं ने सिर्फ फ्रेंचाइज पाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। किसी ने आधी शताब्दी तक संघर्ष किया, किसी ने पूर्ण शताब्दी तक संघर्ष किया। लेकिन यह हमारा सौभाग्य था कि हमको फर्स्ट जनरल इलेक्शन में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया गया। यह हमारी सोच दर्शाती है। और ऐसा नहीं है, सबका योगदान है। 1931 में सरोजिनी नायडू जी ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि हमें फ्रेंचाइज मिलना चाहिए। और उस उन्होंने वाक्य लिखा था, वी डू नॉट वांट टू बी नॉमिनेटेड, वी वांट टू बी इलेक्टेड। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर दृष्टि से महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है। और हमें यह भी सौभाग्य है कि बहुत देशों से पहले हमें प्रधानमंत्री भी महिला इस देश को बहुत पहले मिल गई, कई अन्य देशों से पहले। इसलिए हमारा नजरिया बेचारा, अबला, बेचारी नारी ऐसा कभी नहीं रहा। महिला आरक्षण पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। जेपी नड्डा इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती। एक कौन सा जुडिशियल बॉडी करती है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको फिर वो। अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए, और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं
कि सीटों में आप बढ़ा दोगे। अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा। इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। 33% तो बढ़ी हुई सीटों का भी होगा, आपको उसमें भी स्थान मिलेगा। इसलिए नियम कानून से हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की।